हेलो दोस्तों, स्वागत है बीए जंक्शन क्लासेस में शानदार न्यू टॉपिक के साथ। दोस्तों ये बीए का फिफ्थ सेम का दोस्तों एग्जाम रहेगा। बीए फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए एग्जाम है दोस्तों। और ये आपका एजुकेशन का पेपर रहेगा दोस्तों। पेपर वन रहेगा ये। पेपर वन पेपर वन रहेगा आपका एजुकेशन का। और दोस्तों पहले इसके मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसके जो है क्वेश्चन आंसर करवाएंगे विद डिटेल के साथ दोस्तों। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे इसमें। दोस्तों पेपर बन रहेगा ये। तो ये क्वेश्चन कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये दोस्तों जैसे MJPRU रोलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, लखनऊ यूनिवर्सिटी, और दोस्तों चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्या यूनिवर्सिटी, और दोस्तों वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, और राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी। दोस्तों ये तमाम यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर दोस्तों जैसे अगर एक दो यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं दोस्तों जो बीए के फिफ्थ सेम में दोस्तों जैसे एमसीक्यूज के रूप में क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज के, तो कमेंट के माध्यम से बता देंगे दोस्तों। मैं उसकी भी वीडियो लेके आ जाऊंगा एमसीक्यूज की। तो दोस्तों अगले बढ़ते हैं अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। पहले एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इसका। तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न आपके लिए सेक्शन एक खंड की बात करें दोस्तों, सेक्शन खंड ए की। तो दोस्तों इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। यहाँ टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। किसी किसी यूनिवर्सिटी में दोस्तों 7 क्वेश्चन भी रहते हैं इसमें। और ये क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय रहेंगे आपके, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन एक क्या रहेगा आपका, मानक के महत्व को समझाइए। मानक के महत्व को समझाइए। इस तरह क्वेश्चन टू की बात करें तो क्वेश्चन टू मनोवैज्ञानिक परीक्षण को समझाइए। उपलब्धि परीक्षण को प्रकार बताइए। और दोस्तों संगे संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि के संप्रत्यय को समझाइए। शिक्षा में ग्रेडिंग प्रणाली क्या है इसे समझाइए। इस तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। व्यक्तित्व के प्रशिक्षण परीक्षण बताइए। अभी क्षमता का मापन क्या है, मापन के स्तरों के नाम बताइए। और बुद्धि बुद्धि लब्धि की व्याख्या कीजिए, बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं। इस तरह क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। वस्तुनिष्ठ परीक्षण, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। उस सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। सेक्शन बी में आपके दोस्तों यहाँ कितने क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ आपके दोस्तों 5 क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका दोस्तों कितने नंबर का रहेगा। यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। यहाँ सॉरी दोस्तों 2 नंबर का नहीं है ये क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन आपके लिए 15 मार्क्स का रहेगा। ये क्वेश्चन एक 15 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। यहाँ 15 अंकों का प्रत्येक क्वेश्चन है। और इसमें 2 क्वेश्चन आपके लिए करने होंगे। यहाँ 200 शब्दों में क्वेश्चन का आंसर लिखना है। यहाँ जैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक की बात करें, क्वेश्चन नंबर एक क्या रखा गया है। क्वेश्चन नंबर एक है, व्यक्तित्व के संप्रत्यय को समझाते हुए जुंग के व्यक्तित्व सिद्धांत के शैक्षिक महत्व का वर्णन कीजिए। और सतत एवं मानक मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। शिक्षा में क्रेडिट प्रणाली को समझाइए। और वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुणों एवं दोषों का वर्णन कीजिए। सेक्शन 3 में दोस्तों क्या रहेगा आपका, सेक्शन 3 में दोस्तों आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ 3 क्वेश्चन रहेंगे। और आपके लिए किसी इसमें एक प्रश्न का उत्तर देना है। वो जो एक प्रश्न आपका 25 नंबर का रहेगा। 25 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। यहाँ एक क्वेश्चन का आंसर देना है 800 वर्डों में। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन रहेगा आपका। जैसे आपके 3 क्वेश्चन ये हैं, जैसे बुद्धि के संप्रदाय को समझाइए तथा इसके विभिन्न विभिन्न परीक्षणों का वर्णन कीजिए। और दोस्तों अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं, यह अभिप्राय है। इसकी विशेषताओं एवं मापन का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन 3 की बात करें तो उपलब्धि उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए एक अच्छे परिणाम परीक्षण की
विशेषता का वर्णन कीजिए। इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों इसके आंसर की बात करें, आंसर करवाते हैं इसके। पेपर वन, पेपर वन रहेगा, ये एजुकेशन का रहेगा, यानी शिक्षा शास्त्र का, शिक्षा शास्त्र का रहेगा दोस्तों, शिक्षा शास्त्र का। दोस्तों और अनेक यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन एक की बात करें तो आकलन की अवधारणा, अवधारणा स्पष्ट कीजिए। अथवा इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आकलन से आप क्या समझते हैं, तो आपके लिए घबराना नहीं है इसमें। इसमें उत्तर क्या देना है आपके लिए, उत्तर देना है इसमें दोस्तों, क्या उत्तर देना है इसमें, उत्तर आपके लिए देना है इसमें, इसमें देना है उत्तर, आकलन का अर्थ उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं द्वारा तथा सूचना संग्रहण एवं व्यवस्थापन की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया से ताकि अधिगम शिक्षण अधिगम एवं एवं विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों के संदर्भ में उनका अर्थ निकाला जा सके और प्रायः पूर्व निर्धारित मानदंडों से उनकी तुलना की जा सके। जैसे दोस्तों आकलन किसी को परखना, जांचना या किसी चीज की तुलना करना दोस्तों, कि मैंने उसे जांच लिया, उसकी इतनी पावर है या किसी अन्य की इतनी पावर है, इस तरह आकलन करते हैं, अपने जांच पड़ताल करते हैं दोस्तों, तो आकलन उसे ही कहते हैं। क्वेश्चन टू की बात करें, क्वेश्चन टू, प्रश्न मापन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मापन का अर्थ क्या रहेगा इसमें, मापन का अर्थ रहेगा दोस्तों, जैसे उत्तर, मापन का अर्थ किन्हीं निश्चित इकाइयों में वस्तु या गुणों के परिणाम का पता लगाना, या संक्षिप्त में व्यर्थ यथार्थ। जैसे दोस्तों परिमाणात्मक मूल्यों को मापन कहते हैं, परिणाम परिमाणन सॉरी दोस्तों परिमाण सॉरी दोस्तों परिमाणतक 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 मूल्य को मापन कहते हैं। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन चार की बात करें, यानी प्रश्न चार, सॉरी दोस्तों ये टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है, प्रश्न तीन रहेगा आपका ये। तो उपलब्धि परीक्षण के कोई दो उद्देश्य बताइए। जैसे उपलब्धि परीक्षण के कोई उद्देश्य क्या है दो, तो उत्तर की बात करें तो उपलब्धि परीक्षण के दो मुख्य या प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। जैसे अध्यापक के शिक्षण का सफलता का अनुमान लगाना और बालकों की अधिगम संबंधी संबंधी कठिनाइयों संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना और उनका समाधान करना है। जैसे दोस्तों शिक्षण अपने स्टूडेंट की कठिनाइयों को पता लगाता है, किस तरह वर्क कर रहा है, अब नहीं पढ़ रहा है, क्या चीज़ है, उस तरह दोस्तों उपलब्धि परीक्षण, इस तरह उपलब्धि को परीक्षण या मापा जाता है इस तरह। तो मानक दोस्तों क्वेश्चन तीन की बात करें, क्वेश्चन चार आएगा आपका, क्वेश्चन चार नीचे टाइपिंग में गड़बड़ हो गई थी, क्वेश्चन तीन ऊपर क्वेश्चन चार नीचे। मानक का अर्थ क्या है या क्या अर्थ है, अथवा इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, मानक से आप क्या समझते हैं। तो मानक से आप क्या समझते हैं, उत्तर की बात करें दोस्तों तो उत्तर रहेगा आपका, मानक ऐसे मानदंड होते हैं जिनके साथ हम किसी भी प्राप्तांक की तुलना प्राप्तांक की तुलना करके उसकी व्याख्या कर सकते हैं अथवा अर्थ लगा सकते हैं। दूसरे शब्दों में मानक से तात्पर्य कार्य के उस नमूने से जिसे समस्त समूह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे मानक कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पाँच की बात करें, क्वेश्चन पाँच क्या रहेगा, क्वेश्चन पाँच क्या रहेगा, आत्मनिष्ठ परीक्षण से आप क्या आशा है, आत्मनिष्ठ परीक्षण से क्या आशा है दोस्तों, या इस तरह भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है ये। जैसे दोस्तों निबंधात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, उत्तर की बात करें, उत्तर की बात करें, उत्तर क्या रहेगा इसका। तो दोस्तों आत्मनिष्ठ या निबंधात्मक परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जिसमें छात्रों के ज्ञान के साथ साथ उनकी उच्च शिक्षा, उच्च मानसिक योग्यता और जैसे लेखन क्षमता, अभिवृत्ति, चिंतन एवं चिंतन एवं कल्पना शक्ति का भी मापन हो जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों में छात्रों से
विस्तृत उत्तर प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है और किसी मानक उत्तर से तुलना किए बिना ही परीक्षक द्वारा उत्तर कुंजी का अंकन कर दिया जाता है। और दोस्तों भिन्न भिन्न परीक्षक अलग अलग मापनों को ध्यान में रखकर अंक निर्धारित करते हैं। इस तरह ये दोस्तों आपका आत्मनिष्ठक रहेगा। और दोस्तों क्वेश्चन 6 की बात करें, क्वेश्चन 6 क्या रहेगा, तो सॉरी दोस्तों, प्रश्न 6 रहेगा आपका दोस्तों, प्रश्न 6 क्या रहेगा, प्रश्न 6 रहेगा, प्रश्न 6 रहेगा आपका सॉरी दोस्तों, सॉरी, प्रश्न 6 क्या रहेगा, तो प्रश्न 6 रहेगा आपका बुद्धि से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। उत्तर की बात करें तो बुद्धि में व्यक्ति के वे मानसिक एवं ज्ञानात्मक योग्यताएं सम्मिलित हैं जो उसे जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने सुलझाने में सहायता प्रदान देती हैं और उसके आनंदपूर्ण एवं संतुष्ट जीवन यापन में सहायक होती हैं। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन रहेगा इसका। और दोस्तों क्वेश्चन 7 की बात करें, क्वेश्चन 7 क्या रहेगा, क्वेश्चन 7 रहेगा आपका व्यक्तित्व की अवधारणा को समझाइए। व्यक्तित्व दोस्तों किसे कहते हैं, जैसे दोस्तों सामान्यतः व्यक्ति का या व्यक्तित्व का अभिप्राय व्यक्ति के बाह्य रूप रंग यानी बाहर के रूप रंग शारीरिक गठन आदि को माना जाता है। यह व्यक्ति का अंग मात्र है। मनोवैज्ञानिक से दोस्तों दृष्टि से व्यक्ति में आंतरिक और बाह्य जितनी भी विशेषताएं योग्यता और विलक्षणताएं होती हैं उन सबका संबंधित रूप ही व्यक्तित्व है। क्वेश्चन 8 की बात करें, क्वेश्चन 8 क्या रहेगा, क्वेश्चन 8 रहेगा आपका व्यक्तित्व। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 7 और 8। तो व्यक्तित्व मापन की प्रेक्षण विधियों से आप क्या समझते हैं, तो प्रेक्षण विधि का तात्पर्य उन विधियों से है जिनमें जिनमें परीक्षा के सम्मुख ऐसी उत्तेजित परीक्षित परिस्थिति प्रस्तुत की जाती है जिसमें वह अपने विचारों, भावनाओं, मनोवृत्ति तथा अनुभूतियों को दूसरे में देखता है और अपने और अपने और अपने अचेत मन की बात को प्रकट करता है। प्रेक्षण विधि द्वारा व्यक्तित्व संबंधी उन पहलुओं को पता चलाया जाता है जिसमें व्यक्ति एवं स्वयं अनभिज्ञ होता है। इस तरह क्वेश्चन 9 की बात करें, क्वेश्चन 9 रहेगा दोस्तों अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं, अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं। अभिक्षमता का अर्थ है किसी व्यक्ति की तत्परता, योग्यता, क्षमता या रुझान से जो किसी कार्य का व्यवसाय में भावी सफलता हेतु आवश्यक होती है तथा जिसका विकास शिक्षा एवं अभ्यास के द्वारा होता है। ऐसी प्रतिभा, योग्यता तथा क्षमता प्रायः जन्मजात होती है और अभिक्षमता किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति की कार्य कुशलता की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को इंगित या इंगित करती है। दोस्तों इंगित होगा, इंगित करती है, यह इंगित। इस तरह क्वेश्चन 10 की बात करें, क्वेश्चन 10 क्या रहेगा, क्वेश्चन 10 रहेगा अभिक्षमता के प्रकार बताइए। अभिक्षमता के कितने प्रकार हैं, तो अभिक्षमता के दोस्तों निम्न 3 प्रकार के हैं ये, जैसे अर्जित अभिक्षमता, सहज अभिक्षमता, अर्जित अभिक्षमता, सहज क्षमताएं और तथा भावी क्षमता। इस तरह दोस्तों रहेंगे ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसका 2 नंबर का रहेगा, 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे ये। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर खंड सेकंड की बात करें, खंड सेकंड में क्या क्या आएंगे, खंड खा यानी सेक्शन बी,
क्वेश्चन खंड सेकंड के एक की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपके सेकंड खंड में दोस्तों कितने क्वेश्चन रहेंगे? इसमें आपके क्वेश्चन दोस्तों 5 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें 2 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का रहेगा। 2 क्वेश्चन करने हैं तो 30 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए। और ये आपके लिए कितने वर्ड में करने हैं दोस्तों, यानी कितने शब्दों में रखने हैं? तो लगभग 200 शब्दों में करना है। 100-150 शब्द कर देंगे तो आपके नंबर पूरे हो जाएंगे इसमें। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये दोस्तों। ओनली दोस्तों इसमें 2-3 क्वेश्चन कराए हैं मैंने। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे अपने। जैसे दोस्तों इसमें ये रहेंगे आपके क्वेश्चन रहेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? इसके क्षेत्र व महत्व की विवेचना कीजिए। अथवा इस तरह भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसका क्या महत्व है? इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इस तरह भी पूछ सकते हैं। सतत सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं या क्या आशा है? इसकी विशेषताएं बताइए। तो उत्तर की बात करें दोस्तों, उत्तर क्या रहने वाला है इसका? उत्तर रहेगा इसका अधिगम एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। ये सतत प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षण अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, इसीलिए हमारा मूल्यांकन भी सतत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसे मूल्यांकन पर बल दिया जाना चाहिए जो शिक्षण अधिगम के चलते हुए किया जाए। अर्थात यह मूल्यांकन को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी कहते हैं। सॉरी दोस्तों, अर्थात यह के बाद क्या रहेगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिअंग होना चाहिए। इस प्रकार के मूल्यांकन को सतत व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। और दोस्तों सतत हेडिंग डालेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बालकों के विकास एवं निरंतर और नियमित रूप का आकलन है, जिसमें विकास के सभी पहलुओं का व्यापक आकलन किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अग्र 2 अवधारणाएं निहित हैं, यानी अब दो अवधारणाएं हैं इसकी। जैसे एक की बात करें, अवधारणा एक की बात करें, सतत मूल्यांकन। सतत का शाब्दिक अर्थ है निरंतर। इस प्रकार सतत मूल्यांकन से तात्पर्य नियमित व निरंतर होने वाले हैं। मूल्यांकन से शिक्षा की प्रक्रिया औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से निरंतर निरंतर गतिमान रहती है और यह निरंतर मूल्यांकन में भी होनी चाहिए। सतत मूल्यांकन के अंतर्गत बालक की उपलब्धि का आकलन और सतत व नियमित रूप से पूरे वर्ष चलता है। यानी दोस्तों एक ये सतत प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है, इसमें बालक का निरंतर विकास होता है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस तरह सतत मूल्यांकन व कक्ष निरीक्षण दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया हैं। इसमें न केवल विषय आधारित है, न अपू पाठ्य सामग्री गतिविधियों का नियमित रूप से आकलन किया जाता है। व्यापक 2 की बात करें तो व्यापक 2 मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन से आशय बालक के समस्त कौशल गुणों का विकास होता है इसमें। और दोस्तों और बात करें यह व्यापक मूल्यांकन से आशय बालक के समस्त बालकों के गुणों का विकास होता है। तो के मूल्यांकन से शरीर, जिसमें शरीर मानसिक सामाजिक नैतिकता या नैतिक व संवेगात्मक विकास भी सम्मिलित है। बालकों के बहुमुखी विकास हेतु व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है यहाँ। और व्यापक मूल्यांकन वाद विवाद चर्च साक्षार व अवलोकन आदि के माध्यम से किया जा सकता है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, इसीलिए मूल्यांकन भी एक सतत होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की एक अभिन्न अंग होता है। यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दोस्तों ये एक अभिन्न अंग है। वास्तव में सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों की विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली है, जिसमें छात्रों के विकास से संबंधित सभी पक्ष सम्मिलित रहते हैं। और दोस्तों समस्त व्यापक मूल्यांकन की विशेषताओं की बात करें
तो सतत व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक की बात करें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, जिसमें छात्रों के विकास की संबंधित समस्त पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। यानी दोस्तों विद्यालय आधारित है, यहाँ बच्चों को समस्त संबंधित आधारित सूचनाएं और विकास होता है बच्चों का। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन यानी हेडिंग 2 की बात करें, सतत एवं व्यापक एक मूल्यांकन है। यह मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों का शिक्षा के आरंभ में मूल्यांकन व शिक्षण प्रगति की अवधि में मूल्यांकन सम्मिलित है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का सतत पक्ष छात्रों के मूल्यांकन की निर्धारित या निरंतरता पर बल देता है। इस तरह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक व्यापक घटक छात्रों के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं के मूल्यांकन पर बल देता है। इसमें छात्रों के शैक्षिक व शैक्षिक पक्षों का आकलन सम्मिलित है। हेडिंग 5 की बात करें, पॉइंट नंबर 5, तो मूल्यांकन के अविवर्तिता आधारित अधिक है दोस्तों। परीक्षण प्रक्रिया को ऋणात्मक व नकारात्मक अर्थ में नहीं लेना चाहिए। यह किसी भी तरह से छात्रों व शिक्षकों के लिए बाहर नहीं होना चाहिए। इस तरह दोस्तों हेडिंग डाल लेंगे दोबारा से नई हेडिंग, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जैसे समझने की प्रक्रिया पर बल देना, रटने पर नहीं, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को छात्र केंद्रित बनाना, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशील बनाना। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ काफ़ी लंबा है दोस्तों। ये आपका आंसर, बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाई को दूर करने हेतु शिक्षण की उपयुक्तता योजना बनाना, प्रत्येक बालक की सीखने में सहायता करना या सिखाने में सहायता करना, निश्चित अवधि के उपरांत विषयों में बालकों की प्रगति जाना और बालकों में परीक्षा के प्रति व्यक्त भय व दबाव को दूर करना तथा स्व आकलन को प्रोत्साहन देना, और बालकों की अभिरुचि का पता लगाना है। बालकों की अभिरुचि में कहाँ दोस्तों रुचि है। और दोस्तों बात करें, सॉरी दोस्तों अभी स्पेलिंग थोड़ी दिक्कत कर रही है। संज्ञात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व क्या है, तो महत्व के बारे में बात करेंगे। यहाँ महत्व है दोस्तों आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के महत्व को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जाता है या कर सकते हैं, जैसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से छात्रों को प्रगति, योग्यता और उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त करना होता है। और दोस्तों यह शिक्षक की प्रभावकारी कार्यनीति का निर्धारण करने में सहायता करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से छात्र अपनी शक्तियों व कमजोरियों को पहचान सकते हैं, और यह छात्रों को अध्ययन की अच्छी आदतें विकसित करने में, त्रुटियों को सुधारने में तथा अपने क्रियाकलापों को वांछित लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में मोड़ने के लिए प्रेरित करता है आकलन। और यहाँ यह शैक्षिक व पाठ सहगामी क्रियाओं में छात्रों की प्रगति के विषय में सूचना देता है। इससे छात्रों की भावना के सफलता के विषय के रूप में पुनर्नुमान पूर्व अनुमान लगाने से सहायता मिलती है। एवं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों की शक्तियों तथा कमजोरियों का पता लगाने में शिक्षक की सहायता करता है। इस तरह दोस्तों आपका ये एक क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 2 यानी प्रश्न 2 क्या रहेगा, एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता बताइए। एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं।
जैसे एक उत्तम परीक्षण परीक्षक उपलब्धि परीक्षण छात्रों के ज्ञान उपलब्धि का वास्तविक मूल्यांकन करना। एक उत्तम उपलब्धि उपलब्धि परीक्षण का एक निश्चित उद्देश्य होता है और एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण की पाठ्य वस्तु छात्रों के साथ या छात्रों के अनुसार योग्यताएं रुचियों एवं अभिक्षमताओं के अनुकूल होती है। इस तरह दोस्तों एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपयोगी तथा धन एवं समय के दृष्टिकोण से मिथ्य होती है और एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण के प्रशासन और फलाकन तथा विवेचन की विधि सुगम स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ होती है, जिससे सामान्य अध्यापक भी इसका सही तरीके से उपयोग या प्रयोग कर सकते हैं। एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण प्रमाणीकृत तथा विश्वसनीय होती है दोस्तों, विश्वसनीय होती है या होता है। इस तरह प्रश्न 3 की बात करें तो प्रश्न 3 रहेगी बुद्धि की विशेषता बताइए। बुद्धि की विशेषता निम्नलिखित प्रकार है। जैसे बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है, यानी बुद्धि जो होती है व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। और दोस्तों बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान कराती है। बुद्धि परिस्थितियों से सामंजस्य करने यानी समझने, परिस्थितियों से समझने या कार्य करने में सहायक होती है। इस तरह पॉइंट 4 की बात करें तो दोस्तों बुद्धि व्यक्ति को गत अनुभव और लाभ उठाने की क्षमता प्रदान करती है। सत्य असत्य नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता प्रदान देती है या बुद्धि देती है। बुद्धि का विकास जन्म से किशोर अवस्था के बालकाल तक होता है और लड़के और लड़कियों की बुद्धि में बहुत कम अंतर होता है दोस्तों, बहुत कम अंतर होता है मेल फीमेल की बुद्धि में। इस तरह दोस्तों बुद्धि पर वंश अनुक्रमण और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रश्न 4 की बात करें दोस्तों, प्रश्न 4 ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं अपने आपके लिए। जुंग के अनुसार व्यक्ति के प्रकार बताइए। जैसे जुंग व्यक्ति के लिए आ जाती है दोस्तों, गुस्सा आ जाती है। अथवा अंतर्मुखी तथा बहुमुखी व्यक्ति की विशेषताएं बताइए। अथवा अंतर्मुखी और बहुमूर्खी व्यक्ति से आप क्या समझते हैं। इस तरह क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है इन 3 टॉपिक से। तो उत्तर की बात करें, उत्तर इस प्रकार रहेगा इसका उत्तर। मनोवैज्ञानिक जुंग ने अपनी पुस्तक फिजिकोलॉजी टाइप में व्यक्ति के 2 प्रकार बताए हैं। जैसे अंतर्मुखी और बहुमुखी क्या होते हैं। जैसे मैं शानदार भाषा में बता दूं आपके लिए। अंतर्मुखी दोस्तों जैसे ये होते हैं, जैसे अंतर्मुखी जो अपने आप में संतुष्ट हों, अपने आप में बातचीत करते हों और किसी से अपनी बात नहीं कहते हैं और किसी से बातचीत या दुनियादारी से मतलब नहीं रखते हों। और बहुमुखी व्यक्ति वो होते हैं दोस्तों जो अपनी बात को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और समाज के प्रति रहना जानते हैं, जैसे उनके साथ बातचीत करने का अनुभव होता है। इस तरह बहुमुखी व्यक्ति होते हैं, कोई दिक्कत है तो दूसरों को बता देते हैं तुरंत और उनकी सुन लेते हैं समस्या। इस तरह दोस्तों बहुमुखी होते हैं। अंतर की बात करें दोस्तों अंतर्मुखी की बात करें तो इस प्रकार के व्यक्ति आत्म केंद्र होते हैं तथा इन्हें तो समाज में रुचि होती है। इन्हें समाज में रुचि होती है, इन्हें ना तो समाज में रुचि होती है दोस्तों अंतर्मुखी के लिए, और ना ही वो मित्रों के साथ समय व्यतीत करना पसंद करते हैं और सामाजिक उत्साह इनके लिए महत्व नहीं रखते। इस प्रकार के व्यक्ति व्यवहार कुशल होने के कारण प्रायः उदास रहने वाले तथा अत्यधिक संवेगात्मक एवं दिवस प्रवान में रहने वाले होते हैं। और दोस्तों इसमें विशेषताएं कौन कौन सी पाई जाती हैं अंतर्मुखी में, तो ये शर्मीले स्वभाव के होते हैं। इनमें सामाजिकता की कमी होती है, यानी समाज से बात करने की कमी होती है या उनमें रहने की कमी होती है। और ऐसे व्यक्ति चिंतनशील होते हैं तथा आत्मचिंतन अधिक करते हैं और ये अपने आप को सीमित रखते हैं। और दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो ये आपके सेक्शन 3 रहेगा आपका, ये सेक्शन 3 रहेगा।
और दोस्तों यूनिवर्सिटी के अनुसार अलग अलग क्वेश्चन नहीं दोस्तों, अंक अलग अलग हो सकते हैं। और सेक्शन 3 में दोस्तों क्वेश्चन 3 आएंगे इसमें, और क्वेश्चन आपके लिए केवल एक ही करना है, क्वेश्चन 3 रहेंगे, एक करना है। और ये क्वेश्चन आपका 25 नंबर का रहेगा। यूनिवर्सिटी के अनुसार दोस्तों नंबर थोड़े यानी डिफरेंस हो सकते हैं। किसी के 30 में भी हो सकता है यूनिवर्सिटी में, किसी का 25 में, किसी का 22 में। तो क्वेश्चन 6 की बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे ये आपके 800 वर्ड में रहेंगे। तो उपलब्धि परीक्षण क्या है दोस्तों, और उपलब्धि परीक्षण का वर्गीकरण कीजिए। अथवा इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, उपलब्धि परीक्षण के भिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए। उत्तर की बात करें तो उत्तर दोस्तों इस प्रकार रहेगा कुछ, जैसे जिस प्रकार बालक की जन्मजात मानसिक क्षमता की परीक्षा लेने हेतु बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार अर्जित ज्ञान और कौशल की परीक्षा उपलब्धि परीक्षणों के माध्यम से की जाती है। इसके द्वारा ज्ञान करने का प्रयत्न किया जाता है और बालकों के अपनी बुद्धि के अनुसार ज्ञान अर्जन किया जाता है, यानी ज्ञान अर्जन किया है। और उपलब्धि परीक्षण को ज्ञान अर्जन या निष्पत्ति परीक्षण भी कहते हैं। इसमें दोस्तों कक्षा में सभी छात्रों की ज्ञान अर्जन की प्रगति समान नहीं होती। जैसे दोस्तों क्लासरूम में 100 या 50 स्टूडेंट होते हैं, किसी में एक जैसी बुद्धि या क्षमता नहीं होती है क्वेश्चन या आंसर को याद करने की। इस तरह दोस्तों अतः छात्र ने पढ़ाए जाने वाले विषयों को किस सीमा तक ग्रहण किया, यह जांचने के लिए उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किया जाता है। शुपर के अनुसार दोस्तों, शुपर आपके लेखक हैं, यानी शुपर के अनुसार या शुपर के शब्दों में एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या सीखा या कितना सीखा, तथा वह व्यक्ति कार्य कितनी भलीभांति कर सकता है या कर लेता है। इस तरह दोस्तों इन्हें अपनी बात शब्दों में कहा है। इनोबल के अनुसार की बात करें, इनोबल ने अपने अनुसार बोले ये सही नहीं है, अब मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो दोस्तों उपलब्धि परीक्षण यह अभिकल्पना है जो छात्र द्वारा ग्रहण किया गया ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है। इस तरह फ्रीमैन ने अपने विचारों में कहा दोस्तों, फ्रीमैन ने भी कहा, फ्रीमैन बोले अब मैं कहूँगा अपने बारे में। तो उपलब्धि परीक्षण यह अभिकल्प है जो एक विशेष व्यक्ति या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ एवं कुशलता का मापन करता है। इस तरह दोस्तों उपलब्धि परीक्षण के प्रारूप की बात करें, प्रारूप की, तो ये डगलस एवं हॉलॉर्ड के अनुसार, डगलस और हॉलॉर्ड ने अपने अपने अनुसार दोस्तों लिखा है, उपलब्धि परीक्षण निम्न प्रकार के होते हैं। इस तरह कहा है इन्होंने, निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। तो परीक्षण के उद्देश्य की दृष्टि से बात करें तो दोस्तों परीक्षण के उद्देश्य की दृष्टि से उपलब्धि परीक्षण निम्न 2 प्रकार की होती हैं। समान ज्ञान अर्जन परीक्षण, यानी समान ज्ञान जो है अर्जन कर सकते हैं। ये परीक्षण है जो बालक या व्यक्ति के ज्ञान के क्षेत्र का परीक्षण करते हैं और परीक्षण द्वारा लब्धि प्राप्तांक यानी स्कोर प्राप्त होता है। वह बालक या व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान को बताता है। इस तरह नैदानिक परीक्षण की बात करें, नैदानिक परीक्षण यह परीक्षण भिन्न क्षेत्रों में से है जिसमें वह दिया जाता है। यह परीक्षण के भिन्न क्षेत्र से है जिसमें वह दिया जाता है। बालक का व्यक्ति सफलता या निर्बलता को प्रकट करता है। दैनिक परीक्षण शिक्षकों को यह जानने से या सहायता करने से या प्रदान करने से दोस्तों की सहायता प्रदान करते हैं कि वह उनके द्वारा दी गई शिक्षा सफल हुई है और कहाँ असफल हुई है। इस तरह जांच करती है दोस्तों। 1 मिनट रुक जाएंगे दोस्तों, थोड़ा पानी पी लेते हैं। और दोस्तों इन दोनों प्रकार की परीक्षाओं के माध्यम से यह माध्य स्पष्ट
विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि समान उपलब्धि के अनुसार या रूप में ही बहुत से परीक्षण होते हैं जो कि शिक्षक द्वारा कक्ष आदि में किए जाते हैं, किंतु ये अप्रत्यक्ष रूप से नैदानिक भी होते हैं, यानी नैदानिक यानी नादान भी होते हैं दोस्तों, असमंज होते हैं, क्योंकि किसी भी विषय में उपलब्धि की कमी इस बात को प्रकट करती है कि शिक्षक की सफलता इस विषय में कम है। इस तरह की दोस्तों आपके लिए देखने को मिल जाती है कि टीचर सही तरह नहीं समझाते हैं, इस तरह दोस्तों कमी मिल जाती है। और दोस्तों सेकंड की बात करें, परीक्षा की विधि की दृष्टि से परीक्षा की विधि की दृष्टि से उपलब्धि परीक्षण की बात करें तो ये निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे दोस्तों मौखिक परीक्षण, इस प्रविधि का प्रयोग पढ़ने की योग्यताओं, सूचनाओं की जांच करने और उच्चारण लिखित परीक्षाओं आदि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत मौखिक प्रश्न और विचार मिश्र, वाद विवाद आदि उप प्रविधियों सम्मिलित हैं, और इस विधि यानी प्रविधि के द्वारा छात्रों के व्यक्तियों, गुण और अवगुणों की जानकारी प्राप्त होती है। और अब इनका प्राप्त होती है पहले इन परीक्षाओं का प्रयोग छोटी छोटी कक्षाओं तक सीमित था दोस्तों। पहले ये प्रयोग होता था वो छोटी छोटी कक्षाओं के लिए सीमित था, किंतु अब इसका विस्तार बढ़ गया है। अब MS स्तर पर मौखिक परीक्षाएं होती हैं, जिन्हें वाइवा कहते हैं दोस्तों। वाइवा या वॉइस कहते हैं, यह कहा जाता है। विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो दोस्तों इंटरव्यू होता है छोटा सा। इस तरह दोस्तों बात करें तो समय या साक्षात्कार के अनुसार छात्र से साक्षात्कार के समय भी मौखिक परीक्षाएं ली जाती हैं। इस तरह दोस्तों कौशल प्रदर्शन परीक्षाओं की बात करें तो ये परीक्षाओं में छात्र लिखकर उत्तर नहीं देते। इनमें छात्र लिखकर उत्तर नहीं देते, यानी वाइवा होता है तो दोस्तों फेस टू फेस उत्तर देने पड़ते हैं। इनमें देते हैं, बल्कि अपने विषय की योग्यता का प्रमाण किसी कार्य करके देते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य या निर्मित वस्तुएं जैसे चित्र, मॉडल आदि उनकी रुचि, समझ, योग्यता तथा व्यवहार संबंधी सूचनाएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार उनकी कृतियां ही उनकी योग्यता, व्यवहार आदि के प्रमाण होते हैं। और इस प्रविधि का प्रयोग विशेष रूप से विज्ञान, संगीत और हस्तकला आदि में किया जाता है या विषयों में किया जाता है। योग्यता की जांच हेतु क्या किया जाता है, इस बारे में चर्चा करेंगे अपने। तो दोस्तों योग्यता के प्रयोगात्मक परीक्षाएं, इन परीक्षाओं में छात्रों को नियमित परिस्थितियों में प्रयोग करना होता है। यह निर्धारित कार्य को पूर्ण करना होता है। प्रयोग के आधार पर उनकी कुशलता की जांच की जाती है, और ये परीक्षाएं विशेष रूप से विज्ञान में प्रयोग की जाती हैं। यानी विज्ञान में दोस्तों प्रौद्योगिकी और जो लाइफ साइंस वगैरह होती हैं लाइव में दोस्तों, उनमें केमिकल, मैकेनिकल इस तरह की लाइव होती है, उनका दोस्तों जो मौखिक रूप से यानी लिया जाता है बाद में। और लिखित परीक्षाओं की बात करें तो यह प्रायः विद्यालयों में इसी प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें छात्रों को कागज पर लिखकर निशान लगाकर प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इसीलिए इस प्रकार की परीक्षाओं का कागज पेंसिल परीक्षा कहते हैं। यह परीक्षा छात्रों की ज्ञान प्राप्ति, किसी समय की आलोचनात्मक ढंग से व्याख्या तथा पाठ्य वस्तु के अग्रहण करने की योग्यता आदि जांच करने में अति उपयोगी होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 1 हो गया आपका। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन 1 और रहेगा आपका, होगा तो अभी लेकर आएंगे उसे। इस तरह दोस्तों परीक्षाओं से इम्पोर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों अन्य किसी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है और दोस्तों क्लासेस चाहिए आपके लिए, किसका पेपर है, कमेंट के माध्यम से बता देंगे। कमेंट के माध्यम से आप लोग बता देंगे BA में कौन सा सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है, कौन से सब्जेक्ट की क्लास चाहिए। अगर दोस्तों किसी यूनिवर्सिटी में ये एग्जाम 5th सेम का MCQs में लेते हैं, MCQs में, तो कमेंट के माध्यम से बता देंगे, उसकी भी क्लासेस लेकर आ जाएंगे दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ। इस तरह दोस्तों अपडेट मिलती रहती है यहाँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे।
इस तरह अगर कोई त्रुटि हो या दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।